लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने एसी मशीन्स में हमने क्लासिफाई किया था। तो एसी मशीन्स में हमने जो एसी जनरेटर और एसी मोटर लिखे थे, तो एसी मोटर में भी हमने क्या किया था, सप्लाई के बेसिस पे मोटर्स को क्लासिफाई किया था। तो सप्लाई के बेसिस पे थ्री फेस पर हमने लिखा था थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर थ्री फेस सप्लाई पे काम करने वाली मोटर जो कि इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करे। इंडक्शन यहाँ पे कहाँ से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इंडक्शन के कार्य पे इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करने वाली मोटर जो जिसे थ्री फेस सप्लाई प्रदान की जाती हो, उसे हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर कहते हैं। क्योंकि यह जैसे कि एक बेसिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में करना, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का भी यही कार्य होता है कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसलिए हम इसे थ्री फेस इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब ये इंडक्शन नाम कहाँ से आया, ये हम इसमें थोड़े समय में आएंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड इंडक्शन मोटर। बेसिक मोटर का प्रिंसिपल वही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में है, पर ये इंडक्शन मोटर क्यों है? सप्लाई थ्री फेस दी जाती है इसलिए इसे थ्री फेस कहा जा रहा है, परंतु इंडक्शन किस वजह से कहा जा रहा है इसमें हम थोड़े समय में आएंगे। अब थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है ये निकोला टेस्ला द्वारा 1892 में इन्वेंट की गई थी। इसकी इन्वेंशन तब से चालू हुई। और ये जो मोटर है, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है ये वह इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका 80% यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो 80% इंडस्ट्रीज़ में ही होती हैं। अब इस ये जो है, अब इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें हमने लिखा हुआ है कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड पे जो रन करेगी, और ये जो कांस्टेंट स्पीड है वो बरकरार रहती है फ्रॉम नो लोड से फुल लोड के दौरान। मतलब फुल लोड से नो लोड के दौरान, नो लोड से फुल लोड के दौरान इसकी जो स्पीड है लगभग स्थिर रहती है। यह स्थिर गति पर चलती है नो लोड से फुल लोड, है ना, नो लोड से फुल लोड के दौरान यह स्थिर गति पर चलती है। अब इसकी जो गति होती है, स्पीड वह क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। इसकी जो गति होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसीलिए देयरफॉर स्पीड इज़ नॉट ईजिली कंट्रोल। इसलिए इसकी जो स्पीड है, गति जो है, इसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद लार्ज स्पीड वेरिएशंस के लिए, अब इसकी स्पीड कंट्रोल हम आसानी से नहीं कर पाते क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने के कारण देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हम स्टैंडर्ड सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्स। तो 50 हर्ट्स को वेरी करना बहुत कठिन होता है। तो इस कारण से इसकी जो स्पीड कंट्रोल है, इसके तो हो तो जाती है, पर स्पीड कंट्रोल इसमें डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें हमें जो स्पीड की जो रेंज है वो बहुत नहीं प्राप्त हो पाती है। तो लार्ज स्पीड वेरिएशंस के लिए जनरली कौन सी मोटर सुटेबल होती है? लार्ज स्पीड वेरिएशंस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है आपका लार्ज स्पीड वेरिएशंस। लार्ज स्पीड वेरिएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर्स। एंड किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर, लाइक एनी इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कि कोई भी मोटर होती है जनरली, उसमें जो मेन जो हिस्से होते हैं, भाग जो होते हैं, दो हिस्से जो होते हैं किसी भी मोटर के, वो मेन जो होते हैं वो कौन होते हैं? एक स्टेटर होता है और एक रोटर। स्टेटर जो है नाम से क्लियर है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट मशीन का या मोटर का। स्टेशनरी पार्ट स्थिर भाग, मतलब मशीन के स्थिर भाग को हम स्टेटर कहते हैं। और रोटर वहीं क्या होता है? घूर्णित भाग, है ना, जो रोटेट होता हो। तो मशीन के रोटेट होने वाले पार्ट को हम कहते हैं रोटर। अब इसके बाद स्टेटर में जो लिखा हुआ है, स्टेटर कैरीज थ्री फेज वाइंडिंग कॉल्ड स्टेटर वाइंडिंग।
द स्टेटर वाइंडिंग इज फेड फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई। अब जो स्टेटर है हमारा, स्टेटर है ना, स्टेटर में जनरली थ्री फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ी देर में आने वाले हैं। और स्टेटर में स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? थ्री फेज वाइंडिंग होती है, जिसे हम स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं। स्टेटर वाइंडिंग को जनरली कौन सी सप्लाई दी जाती है? थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग को रखा जाता है, जिसे स्टेटर वाइंडिंग भी कहा जाता है, और स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से रोटर वाइंडिंग जो कि रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन मैंने कहा था, तो वो घूमने वाला भाग जो है रोटर वाइंडिंग, उसमें कौन सी वो जो वाइंडिंग होगी उसको हम कौन सी वाइंडिंग कहेंगे? रोटर वाइंडिंग। तो रोटर वाइंडिंग में जनरली कोई सप्लाई नहीं दी जाती। जैसे इसमें लिखा है स्टेटर में ये थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, यहाँ लिखा हुआ है थ्री फेज सप्लाई, है ना। लेकिन रोटर वाइंडिंग के लिए कोई भी सप्लाई इस्तेमाल नहीं होती, ना ही थ्री फेज सप्लाई ना ही सिंगल फेज सप्लाई। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती। तो अब इसको कहाँ से शक्ति मिलती होगी, कहाँ से वोल्टेज प्राप्त होता होगा? तो ये जो अपनी शक्ति और वोल्टेज है वो किससे प्राप्त करते हैं? एक्सटर्नल एनर्जाइज्ड स्टेटर से। जो स्टेटर वाइंडिंग को जो हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, उससे ही ये रोटर वाइंडिंग क्या करेगी? अपना पावर प्राप्त करती है और वोल्टेज प्राप्त करती है। और ये कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से यह संभव हो पाता है कि जब स्टेटर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होता है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस ईएमएफ की वजह से रोटर वाइंडिंग में भी ईएमएफ प्रेरित होता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं पढ़ा है आपने इंडक्शन के प्रिंसिपल, तो क्या होते हैं जनरली मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडेस ने जो दो लॉ दिए थे, वो क्या दिए थे? पहला लॉ क्या था? जब भी कभी whenever a conductor cuts the magnetic lines of force and EMF is induced in it, जब कभी भी कंडक्टर विद्युत चुंबकीय रेखाओं को काटता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और दूसरा लॉ क्या था? वही विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर निर्भर करता है और वह उसी फ्लक्स का अपोज करता है। E इक्वस टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की दर पर यह ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है। ये हमने दो लॉ पढ़े थे। तो उसी हिसाब से जब स्टेटर वाइंडिंग में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, तो रोटर वाइंडिंग में पावर और वोल्टेज कैसे डेवलप होता है? जो हमने स्टेटर को सप्लाई दी है उसकी वजह से, और यह संभव हो पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से। इसी कारण से इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से रोटर वाइंडिंग को वोल्टेज एवं शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ें तो हम इसमें अब इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है वो सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन है। सिंपल एंड मतलब इसकी जो संरचना होती है काफ़ी सरल और कठोर होती है। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम रग्ड कंस्ट्रक्शन को, मतलब हम इसको रफली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा क्या है? रिलेटिवली चीप, है ना। मतलब अन्य मोटर की तुलना में इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। और इसके साथ साथ ये जो सिंपल इसकी संरचना होती है, मतलब सरल संरचना के कारण इसमें जो मेंटेनेंस को हम रख रखाव बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, इसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसकी दक्षता अधिक होती है एवं इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, मतलब कि इसे किसी भी एक्सटर्नल
डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकि ये मोटर स्टार्ट हो सके। तो प्रारंभिक बल आघूर्ण इसमें स्वयं से उत्पन्न होता है, यही हमारा 5th पॉइंट है। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ये जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अभी कैसे होती है ये सब के क्वेश्चंस हम आगे, हमारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होगी कि ये ऐसा क्यों, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है नो नीड ऑफ सप्लाई कन्वर्जन। इसमें सप्लाई कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ना ही AC टू DC करने की ज़रूरत है, ना ही DC टू AC करने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद जो स्पीड में गिरावट होती है नो लोड से फुल लोड के दौरान, वो भी बहुत कम होता है, ये लिखा हुआ है इसलिए। ये लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लेस, इसलिए कांस्टेंट स्पीड मोटर कहलाती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, लगभग स्थिर गति, एकदम स्थिर नहीं बोलेंगे हम, है ना। नो लोड से फुल लोड के दौरान वेरिएशन हो सकते हैं। एकदम स्थिर वाली कांस्टेंट स्पीड मोटर जो होती है वो सिर्फ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। तो इसमें जो हालांकि इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डिक्रीज है स्पीड का नो लोड से फुल लोड के दौरान वो काफ़ी कम पाया जाता है, इस कारण से हम इसको भी कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट, अब डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है जैसे कांस्टेंट स्पीड मोटर एंड इट स्पीड कैन नॉट बी चेंज इजीली सो स्पीड कंट्रोल इज डिफिकल्ट। अब जो ये स्पीड है हमारी, ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड होने के कारण और स्पीड का फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होने के कारण इसमें जो फ्रीक्वेंसी हम जनरली लिखेंगे, अभी ये हम इस पे आएंगे, NS इक्वल्स टू 120 F/P। तो ये जो स्पीड है कौन सी स्पीड है, सिंक्रोनस गति, ये हम थोड़े समय में इसमें आएंगे। तो 120 F/P होता है जनरली, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो इस कारण से फ्रीक्वेंसी को चेंज करना काफ़ी कठिन होता है, इसीलिए इसमें स्पीड कंट्रोल जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग टॉर्क सेल्फ तो होता है, मतलब प्रारंभिक बलागुण जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क वो उसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, लेस। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एक ये डिसएडवांटेज स्पीड कंट्रोल एंड डिसएडवांटेज ये वाला स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस। तो स्टार्टिंग टॉर्क को ये जो हमारा इस पे काम किया जा रहा है, इसको हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसे बढ़ाएं, है ना। तो इसको हम कैसे बढ़ाएं उस चीज़ पे ही कार्य किया जा रहा है। अब हम आपके कोर्स आउटकम, अभी तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर का, अब इसके हम कोर्स आउटकम 1 में आते हैं। कोर्स आउटकम 1 जो आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है, उसमें आपका क्या है, एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करती है, क्या उसमें खासियत होती है और उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, और हम वो किस तरीके से अच्छे से कार्य करेगी, तो उसके परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन करना, ये हमारा फर्स्ट कोर्स आउटकम है। तो उस चीज़ को हमें प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम कोर्स आउटकम को इस कोर्स आउटकम को गेन करने के लिए कई लर्निंग आउटकम्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कई लर्निंग आउटकम हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सबसे पहला लर्निंग आउटकम क्या है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कॉग्निटिव डोमेन में, ये मैं कल बता चुका था आपको। तो पहला लर्निंग आउटकम जो है उसको, उसमें हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन वाइज हमें उसकी फीचर्स और उसकी वर्किंग को जानना है। तो ये लर्निंग आउटकम 1 है इस कोर्स आउटकम 1 को जानने के लिए। कंटेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम 1 के लिए जो कंटेंट है, मतलब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स और वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये दो चीज़ के लिए हमें जो कंटेंट्स पढ़ने पड़ेंगे वो ये हैं। अब कंस्ट्रक्शन में
हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। पहला हम कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं शायद, लेकिन सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, पर हम हो सकता है कई बार सीक्वेंस में चीज़ें नहीं लिखी रहेगी, पर हम सीक्वेंस में चलेंगे, है ना। तो सीक्वेंस में चलने के हिसाब से हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट, मटेरियल्स एंड उसके फंक्शंस देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वाइज जैसे कि मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर के भी दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर जो होता है वो मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर जो होता है वो मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद रोटर और जो स्टेटर होंगे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेटेड। इस सेपरेटेड मतलब लिखा है रोटर और स्टेटर जो हैं एक दूसरे से वायु अंतराल के सहारे अलग होते हैं, और इस वायु अंतराल का जो मान है वह 0.4 mm से 4 mm के बीच होता है। तो ये 0.4 से लेके 4 तक की वैल्यू में ये वैल्यू कितनी होगी ये किस पे निर्भर करता है, मोटर की पावर रेटिंग पर। जितनी ज़्यादा पावर रेटिंग होगी उससे उतना ज़्यादा गैप होगा उसमें, और जितनी कम उतना ही कम गैप होगा। किन के बीच का गैप? रोटर एंड स्टेटर के बीच का एयर गैप। और इस एयर गैप की वैल्यू कितनी होती है, ये जो मैंने अभी आपको लिखा। इसके बाद स्टेटर हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटर में जनरली 3 भाग होते हैं, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर में जो 3 भाग हैं हमारे, स्टेटर फ्रेम, कोर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, ये नाम आप देख लें। इसके बाद हम इसे डायग्राम में देखेंगे। स्टेटर फ्रेम, अब ये आपको स्टेटर फ्रेम दिख रहा है, ये बाहरी हिस्सा जो होता है मोटर का, जो बाहरी कवरिंग जो होगी हमारी, है ना, हर चीज़ की कवरिंग होती है, वैसे ही इंडक्शन मोटर में भी बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी, सॉरी, है ना, भारी नहीं, बाहरी, एक्सटर्नल, है ना, जो मशीन को प्रोटेक्ट करता हो। तो ये जो है स्टेटर का डायग्राम है, स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन में। अब इसमें ये जो बाहरी दिख रहा है हिस्सा, ये हमारा होता है स्टेटर फ्रेम, है ना। अब इसके अलावा स्टेटर फ्रेम के अंदर जो होता है अंदरूनी घेरे में जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्टेटर कोर। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, इसमें हमारे 3 फेज सप्लाई के टर्मिनल्स होंगे। हम इसको मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा ये कैसा बाहर से कैसा दिखता है, टर्मिनल बॉक्स कैसा है रहता है यहाँ पे। और ये जो स्टेटर कोर है उसमें स्लॉट्स होते हैं, स्टेटर के अंदरूनी हिस्से में स्लॉट्स बनाए जाते हैं, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा घेरा लग, ये जो होती है हमारी स्टेटर वाइंडिंग होती है, जिससे टर्मिनल बॉक्स के सहारे 3 फेज सप्लाई दी जाती है। इसी स्टेटर वाइंडिंग को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो ये वाइंडिंग हमारा दिया हुआ है, और ये इस तरीके से नट बोल्ट की सहायता से इंस्टॉल्ड रहती है किसी भी फाउंडेशन पर 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये हमारा जनरल डायग्राम था रिगार्डिंग स्टेटर। अब इसमें सबकी भूमिका क्या होती है ये हम देखते हैं। जो हमारा स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर फ्रेम हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बाहरी हिस्सा स्टेटर फ्रेम होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? स्टेटर कोर और फील्ड वाइंडिंग को सहायता प्रदान करना, ताकि वह मैकेनिकली डैमेज ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है इनर पार्ट को 3 फेज इंडक्शन मोटर के। 3 फेज इंडक्शन के जो अंदरूनी भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और एक मैकेनिकल मतलब यांत्रिक शक्ति
यांत्रिक शक्ति के रूप में उनके लिए कार्य करता है वो होता है हमारा स्टेटर फ्रेम। तो इसका प्रमुख कार्य यही है। तो ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये जनरली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। कास्ट आयरन मतलब जिसमें आयरन हो और कार्बन 2% से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं कास्ट आयरन। और या तो फैब्रिकेटेड स्टील, या तो स्टील से निर्माणित किया जाता है। किसका? बड़ी मशीनों में हम जनरली स्टील का देखेंगे आप, और स्मॉल रेटिंग मशीन के में हम कास्ट आयरन का देख सकते हैं। तो फैब्रिकेटेड स्टील भी यूज़ किया जा सकता है, या तो कास्ट आयरन, ये दोनों में से किसी भी मटेरियल से इसे बनाया जाता है। अब स्टेटर कोर जो है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इट्स फंक्शन इज टू कैरी अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अब आपको मालूम है 3 फेज सप्लाई जब दी जाती है तो उससे जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो भी कौन सा होता है? फ्लक्स, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अल्टरनेटिंग धारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न करती है। अब स्टेटर कोर किस चीज़ का बना हुआ होता है? स्टेटर कोर जो है सिलिकॉन स्टील की पतली पट्टियों से बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि ऐसा थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील क्यों किया जाता है? इससे हमारे, ये आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर कोर के लिए। इससे यहाँ पे भी क्या फ़ायदा मिलता है? इससे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस कम होते हैं। और इसमें जो है खांचे बनाए जाते हैं, एक समान खांचे बनाए जाते हैं, अ नंबर ऑफ इवनली स्पेस स्लॉट्स। अब ये जो हमारा देखो स्टेटर कोर है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स को वहन करना, और यह सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस की पतली पट्टियों से बना हुआ होता है जो कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस को कम करती है। अब इसके अलावा इसके अंदरूनी घेरे मतलब इनर पेरिफेरी मतलब होता है अंदरूनी घेरा। इस लेमिनेशंस के अंदरूनी घेरे में एक समान स्लॉट्स मतलब खांचे बने हुए होते हैं जिनमें स्टेटर वाइंडिंग को रखा जाता है। देखो स्टेटर फ्रेम क्या है? बाहरी हिस्सा। स्टेटर फ्रेम के अंदर क्या होता है? स्टेटर कोर, और इसमें स्लॉट्स रखे जाते हैं और ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। तो इस प्रकार से स्टेटर कोर का हम जनरली कंस्ट्रक्शन देखते हैं। और स्टेटर वाइंडिंग, अब जो हमने स्टेटर कोर हमने पढ़ा, जिसके हमने इनर पार्ट में हमने स्लॉट्स बनाए, उन स्लॉट्स में मतलब ये देखो लिखा हुआ है द स्लॉट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ स्टेटर कोर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैरीज 3 फेज वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग क्या है? हमारे इंसुलेटेड स्टेटर कॉपर कंडक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो इंसुलेटेड स्टेटर कंडक्टर से हमारी 3 फेज वाइंडिंग है, जिनको स्टेटर कोर में के अंदरूनी खांचों में रखा जाता है। इसे हम 3 फेज वाइंडिंग भी कहते हैं या स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं। अब ये जो हमारी वाइंडिंग होती हैं, आप जनरली डिफरेंस आप जानते होंगे, जब दो कंडक्टर मिलते हैं तो एक टर्न बनाते हैं, और ऐसे कई टर्न मिलके कॉइल बनाते हैं, और ऐसी कई कॉइल आपस में जुड़ के वाइंडिंग को बनाती है ना। तो इस प्रकार से ही हमारा जो जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है, जिसे हम 3 फेज वाइंडिंग भी कहते हैं, तो 3 फेज वाइंडिंग है तो नाम से क्लियर है 3 फेज होंगे उसमें, जो कि किस प्रकार से। अब 3 फेज कनेक्शन जब आता है, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, 3 फेज का जो इंटर कनेक्शन है वो कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में भी हो सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन में भी हो सकते हैं। ये किस पे निर्भर करेगा? हम किस विधि द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रारंभ कर रहे हैं। तो किस विधि द्वारा हम जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रारंभ कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होगी कि डेल्टा में। जनरली बहुत 90% जो मोटर यूज़ होती है, 90 to 95
वो स्क्विरल केज वाली होती है। इसमें भी दो तरह की मोटर हम पढ़ेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम। तो इनमें भी जनरली जो मोटर होती है हमारी, वो होती है स्क्विरल केज मोटर, जो 90 to 95% यूज़ की जाती है। और इसे अधिकतम जो स्टार्ट किया जाता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं आप स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो मतलब डेल्टा स्टार्टर है आपका, तो हमारे जो स्टेटर वाइंडिंग होगी वो कैसी होना चाहिए, डेल्टा कनेक्टेड, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा हम स्टार्ट करें। ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है हम इसमें आएंगे कुछ समय बाद। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के सहायता से स्क्विरल केज मोटर को प्रारंभ किया जाता है। इसलिए जनरली स्टेटर वाइंडिंग को जो होती है या स्टेटर हम कह सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग या स्टेटर स्क्विरल केज का जो होता है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब स्टेटर का काम ख़त्म। स्टेटर में हमने देख लिया कि स्टेटर कोर होता है, स्टेटर फ्रेम और स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर की ये प्रमुख तीन भाग होते हैं। अब इस प्रकार से हमने स्टेटर देख लिया। अब स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई भी दे दी जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, रोटर। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रोटर है वो किस प्रकार से होगा, वो रोटर जो है जनरली उसको शाफ्ट में माउंट किया जाता है। शाफ्ट आप समझते होंगे, जिससे कि नहीं भी जानते हैं तो अभी हम डायग्राम में देख लेंगे। जो जनरली रोटर है उसे, रोटर और स्टेटर के बीच में हमें क्या रखना है, वायु अंतराल, एयर गैप, कम से कम 4.4 mm से 4 mm तक का, तो वो गैप को रखा जाता है। और इसीलिए रोटर को फिर चढ़ाया किस में जाता है। अब रोटर देखो क्या है, रोटेटिंग पार्ट है ना। तो रोटर रोटेटिंग पार्ट है, तो रोटर घूमेगा तभी तो वो लोड को कैरी करेगा, है ना। हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल आउटपुट को हमको कलेक्ट करना होगा, तो हम रोटर के थ्रू ही तो करेंगे कलेक्ट, क्योंकि स्टेटर तो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, घूमता कौन है, रोटर। परंतु रोटर घूमता किसकी वजह से, स्टेटर की वजह से। तो इसीलिए रोटर जो है उसको किस पे चढ़ाया जाता है, शाफ्ट पर। शाफ्ट जिससे हम मैकेनिकल आउटपुट कलेक्ट करते हैं वो शाफ्ट हो सकता है, स्टील का बना हुआ होता है जनरली वो। रोटर को उस पे चढ़ाया जाता है। रोटर एक तरीके से हम बोलते हैं हॉलो लैमिनेटेड कोर। हॉलो मतलब समझते हैं आप, जो अंदर से खाली हो परंतु उसके ऊपरी हिस्से में कंडक्टर हो सकते हैं, है ना। तो अंदर से खाली, बाहर से खाली नहीं, अंदर से खाली खोखला, उसे हम कहते हैं हॉलो। तो इसका जो कोर होता है लैमिनेटेड तो होता है रोटर का, पर अंदर अंदर से क्या रहता है, खोखला, है ना। और इसे चढ़ाया किस पे जाता है, शाफ्ट पर, क्योंकि जब ये घूमता है तो फिर शाफ्ट भी घूमेगा। तो और इसमें ये तो हमने रोटर को कैसे किस पर चढ़ाया जाता है ये बात की है। और इसमें जो है इसके आउटर फेरीफेरी मतलब बाहरी हिस्से में स्लॉट्स, खांचे बने हुए होते हैं, ठीक है। यह वह खोखला लेमिनेटेड कोर होता है जिसे शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है, और इसके बाहरी घेरे में खांचे बने हुए होते हैं, और इन्हीं खांचों में वाइंडिंग को रखा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग। तो रोटर वाइंडिंग भी दो प्रकार से रखी जा सकती है, एक स्क्विरल केज रोटर के हिसाब से और एक बाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर के हिसाब से। तो रोटर स्क्विरल केज कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा है स्क्विरल केज रोटर। ये डायग्राम आपका कंप्लीट डायग्राम है, पर आपको इससे अगर दिखने में समझ में ना आए तो मैंने एक नेक्स्ट डायग्राम और रखा है। अब यहाँ पे देखें, ये शाफ्ट है, आपको दिख रहा है कि नहीं, शाफ्ट लेफ्ट साइड में ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है, उस पर किसको चढ़ाया जाता है, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा है स्क्विरल केज रोटर, है ना। तो ये हमारा स्क्विरल केज रोटर है।
अब इसका जो अंदर है, अंदर देख रहे हो आप, ये पूरा ये अंदर दिख रहा होगा आपको, तो ये अंदर खाली खाली दिख रहा है, बस ऊपर ये आपको लाइंस दिख रही हैं इस प्रकार की। तो जनरली ये लाइंस जो हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये क्या है, हमारे कॉपर बार्स हैं, या एल्यूमिनियम के बार या तो कॉपर के बार, ये कंडक्टर्स हैं हमारे, जो कि अंदरूनी हिस्से में मेटल रिंग की सहायता से जुड़े हुए हैं। दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मेटल एंड रिंग्स, या ये एल्यूमिनियम की होती है जनरली। ये एंड रिंग से ये कॉपर कंडक्टर क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। परंतु आप एक चीज़ इसमें और नोटिस कर रहे होगे, ये ऐसे टेढ़े टेढ़े हैं, है ना। ये ऐसे सीधी सीधी आपकी क्या है, ये एकदम ऐसे सीधी सीधी लाइन नहीं है, ये ऐसे कैसे हैं, टेढ़े टेढ़े हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये टेढ़ा है, ये भी, ये थोड़े से वो है, तिरछे हैं, है ना, तिरछे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है स्क्यूड स्लॉट्स। स्क्यूड स्लॉट्स मतलब तिरछे स्लॉट्स, है ना, तिरछे खांचे, जो कि तिरछे हैं, जिसके कारण से कंडक्टर भी हमें इस प्रकार, इस भांति हमें दिख रहे हैं। बियरिंग जनरली बॉल बियरिंग्स या रोलर बियरिंग्स होती हैं, जो कि शाफ्ट को इजीली घूमे उसके लिए सहायता प्रदान करती है। तो ये हमने देख लिया डायग्राम। अब ये स्क्यूड क्यों करते हैं, स्क्यूड रोटर स्लॉट्स, ये हम आएंगे कॉगिंग में, एक हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉगिंग में। रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ, है ना। तो क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे, पर क्यों रखते हैं ये हम देख सकते हैं अभी। रोटर स्लॉट्स और एल्युमिनियम कंडक्टर या कॉपर कंडक्टर को तिरछा इसलिए रखा जाता है ताकि रोटर घूम सके, क्योंकि अगर ये सीधे सीधे रखे जाएंगे तो रोटर और स्टेटर के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है मतलब एक दूसरे से कस जाते हैं, जिसके कारण से रोटर घूम नहीं पाता। इसलिए तिरछा रखा जाता है ताकि ये एक दूसरे से मैग्नेटिक लॉक ना हो पाए। इस कारण से रोटर स्लॉट्स को स्क्यूड या तिरछा रखा जाता है, ये इसका रीज़न होता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखेगा डायग्राम। देखो मैंने जैसा आपको कहा था कि ये आपकी कॉपर बार्स इस प्रकार से एक एंड रिंग से दूसरे एंड रिंग्स में जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये रोटर बार्स जो है हमारे हल्के से स्लाइटली हल्के तिरछे हैं। ये आपकी एंड रिंग दिख रही है, मेटल की रहती है ये भी, और दोनों तरीके से देखो, दोनों तरफ से देखो जोड़कर ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना रहे हैं, है ना, जो कि इसे हम एंड रिंग कहते हैं। अब थ्योरी में मैंने जो लिखा है और वही जो आपको मैंने बताया वही सब लिखा है, फिर भी एक बार हम रीड कर सकते हैं। इसमें ये सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, जिसमें बाहरी घेरे में समांतर खांचे बने हुए होते हैं, और इन समांतर खांचों में एल्यूमिनियम और कॉपर बार को रखा जाता है। ये सारे बार जो होते हैं ये एक दूसरे से दोनों तरफ मेटल एल्यूमिनियम रिंग्स की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम एंड रिंग्स कहते हैं, जिसकी वजह से यह एक शॉर्ट सर्किट पाथ बनाते हैं, है ना। शॉर्ट सर्किट पाथ बनाते हैं तो दोनों तरफ से शॉर्ट हो जाते हैं एक तरीके से, परंतु इसमें धारा प्रवाहित होती है। अब जो हमने ये देखा था ये एक पिंजड़े जैसा दिखता है। अब ये नाम क्यों है स्क्विरल केज, क्योंकि गिलहरी के पिंजड़े के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर का नाम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी रखा गया है। तो इसे ये केज रोटर की तरह दिखता है, ये रोटर एक पिंजड़े की तरह दिखता है, जो कि हम गिलहरी का बोल रहे हैं, तो इसलिए इसे हमने कहा स्क्विरल केज रोटर। रोटर को किसी भी सप्लाई से जोड़ा नहीं जाता, फिर भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से धारा प्रेरित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें फिर भी धारा प्रेरित होती है। अभी कैसे होता है क्या, ये सब अभी हमारा बाद का मैटर है, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमें एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, हम वो आगे प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। अब
ऐसी इंडक्शन मोटर जिसमें कि स्क्विरल केज रोटर यूज़ किया जाता है उसे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसका जो प्रारंभिक बलागुण होता है वो काफ़ी कम होता है। रोटर जो है शॉर्ट सर्किटेड होते हैं आपस में एंड रिंग की वजह से। तो इसमें हम कोई भी बाहरी प्रतिरोध लगाकर रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध लगाकर प्रारंभिक बलागुण को नहीं बढ़ा सकते। हम टॉर्क भी पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का बलागुण, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर होगा कि कैसे वो निर्भर करता है और क्यों हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के हम कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन स्क्विरल केज रोटर में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों तरह से एंड रिंग की सहायता से ये क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिसके कारण से इसमें बाहरी प्रतिरोध को जोड़कर प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा है वाउंड रोटर। वाउंड रोटर का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये फिजिकली हम देखेंगे तो ऐसा दिखता है हमें वाउंड रोटर, है ना। ये शाफ्ट है, उसमें ये स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, दिख रहा है आपको, गोल गोल सी स्लिप रिंग्स, ये वाला है ना, ये स्लिप रिंग्स है। और ये हमारे स्क्यूड रोटर स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स हैं, और ये शाफ्ट है जिस पे रोटर को चढ़ाया गया है ना। तो ये भी बेलनाकारी है हमारा। इसका हम अगर हम सर्किटल डायग्राम देखें तो तो ये आपको सामने डायग्राम दिख रहा है। इसमें वाउंड रोटर है हमारा, और ये इसको हमने वाउंड रोटर कहा, जो कि अब देखो जनरली जो इसमें हम स्क्विरल केज में हम जनरली बार्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। बार्स मतलब एक कॉपर कंडक्टर, 2-3 ऐसे आपके जो दोनों तरफ से पेंसिल की तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है, वैसे वाले हम कंडक्टर यूज़ कर रहे थे। परंतु वाउंड रोटर में हम जो रोटर वाइंडिंग यूज़ करते हैं वो 3 फेज़ होती है। 3 फेज़ है मतलब जो कि स्टार कनेक्टेड हो सकती है, डेल्टा। तो जनरली यहाँ पे रोटर जो है हमारा स्टार कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे रोटर वाइंडिंग जो स्टार कनेक्टेड है वो आपस में देखो ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है। एक फेज़ यहाँ पर आके स्लिप रिंग से जुड़ा, दूसरा यहाँ से स्लिप रिंग से जुड़ा, और तीसरा यहाँ से, है ना। तो तीनों स्लिप रिंग्स और ब्रशेस के माध्यम से किससे जुड़े हुए हैं, बाहरी प्रतिरोध से। तो ये हमारा कौन सा रोटर है, वाउंड रोटर। इसमें हम 3 फेज वाइंडिंग का यूज़ करते हुए बाहरी प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जनरली इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसे हाई टॉर्क डिमांड वाले लोड के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऐसे 5% ही इसका एप्लीकेशन है जो कि इसका यूज़ किया जाता है। खैर हम वो सब चीज़ों में एप्लीकेशन में भी हम बाद में आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन वाइज इसका कुछ इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसमें यही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, कि फिर भी आपको हिंदी में लिखना है तो आप इससे फॉलो कर सकते हैं। ये भी इसमें यह जो होता है रोटर, वाउंड रोटर, यह भी लैमिनेटेड बेलनाकार कोर की तरह होता है, जिसमें 3 फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। ये रोटर वाइंडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक समान विभाजित, है ना। यह खाँचों में एक समान विभाजित होती है एवं यह स्टार संयोजन में जोड़ी जाती है। अब इसके जो ओपन एंड्स होते हैं रोटर वाइंडिंग के, वो जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, है ना, तो वो क्या 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। अब ये स्लिप रिंग्स कहाँ होती है, जिस शाफ्ट पर रोटर को माउंट किया जाता है उसी रोटर शाफ्ट पर इन्हीं स्लिप रिंग्स को भी चढ़ाया जाता है। और हर स्लिप रिंग में एक ब्रश लगा हुआ होता है, ब्रश भी देखा था आपने। और हर स्लिप रिंग पे ब्रश क्यों लगाते हैं, हम कलेक्ट करने के लिए, क्या, करंट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 ब्रशेस हैं वो आपस में 3 फेज स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट से जाकर जुड़ते हैं। अब
ये 3 ब्रशेस 3 फेज स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट से जुड़ेंगे तो प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। कब? प्रारंभ के दौरान, हमेशा नहीं, प्रारंभ के दौरान। प्रारंभ में लिखा भी है मैंने, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस रोटर परिपथ में शामिल किए जाते हैं ताकि हमें अधिकतम बलागुण प्राप्त हो सके, अधिकतम प्रारंभिक बलागुण प्राप्त हो सके। इन हम रेजिस्टेंस जो लगाए थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमारे क्या है, वेरिएबल है, जिसको हम जीरो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त हो जाता है तो इन प्रतिरोध में शक्ति व्यय ना हो, पावर डिसिपेशन ना हो, इसलिए इनका मान शून्य कर दिया जाता है। और मोटर ये कब किया जाता है? जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर पहुंच जाती है, तब इन प्रतिरोधों का मान शून्य कर दिया जाता है। फिर यह एक स्क्विरल केज मोटर की तरह चलती है। ये यही लिखा है मैंने, आपको पढ़ लीजिएगा। When motor attains normal speed, the 3 brushes are short circuited so that wound rotor runs like squirrel cage motor. कुछ और अदर पार्ट्स भी होते हैं, वो मैंने आपको दिखाया था, अभी रोटर में लगे हुए होते हैं। शाफ्ट है ना, शाफ्ट स्टील का बना हुआ होता है जनरली, जिस पे रोटर को चढ़ाया जाता है। शाफ्ट का उपयोग क्या होता है? जो हमें टॉर्क प्राप्त हो रहा है रोटर से, उस टॉर्क को लोड तक पहुंचाने का, उस टॉर्क को लोड में ट्रांसमिट करने के लिए हम शाफ्ट का उपयोग करते हैं। शाफ्ट ढंग से घूम सके, उसको सपोर्ट देने के लिए हम बियरिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बियरिंग्स भी दो प्रकार की आपने देखे होंगे। बियरिंग तो आपने जनरली मैकेनिकली बहुत जगह देखा होगा, है ना, बियरिंग लगी हुई होती हैं। तो बॉल बियरिंग्स होती हैं और रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग स्मॉल मशीन्स के लिए और रोलर बियरिंग्स का जो उपयोग होता है वो लार्ज मशीन्स के लिए किया जाता है। फैन का उपयोग, फैंस जो मोटर के रोटर के पास ही जिस शाफ्ट जो घूमता है उसमें फ़ैन भी लगा दिए जाते हैं। वो फ़ैन के घूमने से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन होता है। एयर सर्कुलेशन होता है तो मोटर की कूलिंग हो पाती है, तो इसलिए जनरली फ़ैन्स का भी उपयोग हम मोटर में करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रिंसिपल और बाकी चीज़ें देखेंगे।